दोस्तों, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज की कुर्बानियों को सलाम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब जब भारत की आजादी की बात होगी, तब तक एक नाम सुनाई देगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई आजाद हिंद फौज। ईयर 1942, जब अंग्रेजों की हुकूमत पूरे भारत पर काबिज थी, तब सिंगापुर और बर्मा में भारतीय कैदियों से बनी थी एक ऐसी फौज जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। इस फौज का सपना था, दिल्ली चलो और भारत को आजाद करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सुनकर लाखों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठी। आजाद हिंद फौज में हर धर्म, जाति और हर भाषा के लोग शामिल थे। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कर्नल लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में बनी रानी झांसी रेजिमेंट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हालांकि 1945 में अंग्रेजों ने इस फौज को हरा दिया, लेकिन इन सैनिकों की बहादुरी ने पूरे भारत में आजादी की आंख फैला दी। अंग्रेजों को भी लगने लगा कि भारत पर उनका राज अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने हमें यह सिखाया कि आजादी सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, एकता और बलिदान से मिलती है। आज हम जानेंगे कैसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में कैद थे, तब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उन्हें 14 जासूसों की निगरानी में घर भेज दिया गया। 16 और 17 जनवरी 1941, वक्त रात के करीब 1:30 बजे। नेताजी ने मुस्लिम का रूप धरा और वंडरर कार से भाग निकले। इसके बाद वे सिर्फ एक बार भारत लौटे। वह दिन था 29 दिसंबर 1943 और जगह पोर्ट ब्लेयर। सुभाष अब आजाद हिंद फौज सरकार के प्रधानमंत्री थे। अगले दिन यानी 30 दिसंबर को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया। यह पहली बार था जब अंग्रेजों से छीनी हुई भारत भूमि पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया हो। तारीख 5 अगस्त 1943। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के मौजूद कनाट ड्राइव के पास पांडांग में बतौर सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज यानी आईएनए के जवानों को संबोधित किया। वे ऐलान करते हैं कि आईएनए 1943 के अंत तक भारत की जमीन पर होगी। ठीक एक महीना पहले यानी 5 जुलाई को सुभाष ने आईएनए की मौजूदगी के बारे में दुनिया को बताया था। तब उन्होंने कहा था, आईएनए का मकसद है दिल्ली चलो। तारीख 31 अक्टूबर 1943। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया यानी पीजीएफआई यानी अर्जी हुकूमत आजाद हिंद फौज यानी आजाद हिंद सरकार बनाने का ऐलान किया। पीछे दिख रही तस्वीर उसी मौके की है। सरकार में 11 मंत्री और आईएनए के 8 प्रतिनिधि थे। सुभाष खुद राज्य प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे और युद्ध मंत्री थे। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया और यहां तक चाइना ने मान्यता दी थी। तारीख 6 नवंबर 1943। टोक्यो में ग्रेट ईस्ट एशिया यानी जापानी प्रभाव वाले देशों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जापान के प्रधानमंत्री हिदेको टोजो ने अंडमान निकोबार को आजाद हिंद सरकार के हवाले करने का ऐलान किया। जापान ने 1942 में ब्रिटेन से यह द्वीप जीते थे। पीछे नजर आ रही तस्वीर उसी कॉन्फ्रेंस की है। ठीक बीच में है जापान के प्रधानमंत्री और सबसे दाईं ओर है सुभाष चंद्र बोस। कॉन्फ्रेंस में बोस ने घोषणा की, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले पेरिस में बस्टाइल को आजाद करवाकर राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया गया, वैसे ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान को सबसे पहले मुक्त कराया जाएगा। जहां हमारे देशभक्तों को यातनाएं दी गई, दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह वो समय था जब अमेरिका और उसके साथी देश
जापान पर हमले के लिए फिलीपींस, न्यू गिनी और मलाया पर हमले शुरू कर चुके थे। तारीख 30 दिसंबर 1943। 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी पर जापानी सेना का एक विमान उतरा। विमान में आजाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, सेक्रेटरी विथ मिनिस्टर रैंक आनंद मोहन सहाय, एडीसी कैप्टन रावत और बोस के डॉक्टर कर्नल बीएस राजू उतरते हैं। अंडमान में आजाद हिंद सरकार के गवर्नर मेजर जनरल आर्कोट दोईस्वामी लोगानंदन और पोर्ट ब्लेयर के जापानी एडमिरल ने उन्हें रिसीव किया। पीछे दिख रही तस्वीर ठीक उसी समय की है। अगले दिन यानी 30 दिसंबर को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस तरह उन्होंने 1943 के अंत तक भारत की भूमि पर आईएनए को पहुंचाने का वादा पूरा कर दिया था। नेताजी ने जहां झंडा फहराया वहां आज 150 फीट ऊंचा तिरंगा शान से फहराता है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जब यहां पहुंचे तो वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा चारों तरफ गूंज रहा था। उत्सव का माहौल था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की ओर से 10,000 रुपये और यहाँ की महिलाओं की तरफ से 5,000 रुपये और जेवरात नेताजी को जंग के लिए भेंट के रूप में मिले थे। यहां से सुभाष चंद्र बोस सेलुलर जेल गए, लेकिन जापानी सैनिकों ने बड़ी चालाकी से उन्हें सिर्फ खाली सलाखें दिखाई। वे उन क्रांतिकारियों को नहीं दिखा पाए जिन्हें जापानियों ने बंदी बनाकर तरह तरह के जुल्म किए थे। दोस्तों, काला पानी नाम तो आपने सुना ही होगा। सेलुलर जेल की वो जगह जहां क्रांतिकारियों को सजा दी जाती थी, फांसी दी जाती थी। यहाँ एक साथ सीधे 3 लोगों को फांसी दी जाती थी। इतना ही नहीं, जेल में बंद क्रांतिकारियों को कठोर से कठोर यातनाएं दी जाती थी। काम वक्त पर पूरा न हो तो सजा मिलना तय था। ऐसी सजा कि कई क्रांतिकारियों की जान भी चली गई, कई ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। चलिए अब मुस्लिम रूप में नेताजी के अंडमान पहुंचने का वो दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूं। 7 सितंबर 1940 शाम 4 बजे का वक्त, हिटलर के 965 जर्मन विमानों ने लंदन पर बम बरसाने शुरू कर दिए थे। इधर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में सुभाष चंद्र बोस कैद थे। उन्हें 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 29 नवंबर को बोस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बंगाल के गवर्नर जॉन हॉवर्ड को लगा कि अब सुभाष को उनके घर भेज देना चाहिए। जब ठीक हो जाए तो फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि उन पर यह आरोप न लगे कि अंग्रेज सरकार की हिरासत में सुभाष की मौत हो गई। 5 दिसंबर को हॉवर्ड ने बोस को उनके घर भेज दिया। पता कलकत्ता का एलिगन रोड, मकान नंबर 38/2, जहां 14 जासूस दिन रात निगरानी कर रहे थे। उसी दिन दोपहर में सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर को बुलाया। उन्होंने शिशिर से पूछा, मेरे लिए एक काम करोगे? शिशिर सुभाष का इरादा भांप गए कि वो जेल से भागना चाहते हैं। इसके बाद नई रणनीति बनाई गई। शिशिर बाजार गए और कुछ विजिटिंग कार्ड छपवाए। उन कार्ड्स पर लिखा, मोहम्मद जियाउद्दीन BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस जबलपुर। शिशिर ने अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में इस बात का जिक्र किया है। करीब 1.5 महीने बाद, तारीख 16 और 17 जनवरी 1941, वक्त रात के करीब 1:30 बजे, सुभाष ने मुस्लिम का रूप धरा और अपने भतीजे के साथ एक जर्मन वंडरर कार में सवार हो गए। अगले दिन यानी सुबह वहां से करीब 275 किलोमीटर दूर धनबाद पहुंचे। दिन भर यहां छुपे रहे और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही शाम ढली, सुभाष गोमो के लिए निकल पड़े। घंटे भर में गोमो पहुंच गए। इसके बाद यहां से उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। इसके बाद वहां से वे पेशावर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक गूंगे बहरे पठान का रूप धर लिया, क्योंकि वे वहां की स्थानीय भाषा पश्तो नहीं जानते थे।
इसके बाद पेशावर से 31 जनवरी 1941 की सुबह वे काबुल पहुंचे। यहाँ जर्मनी और इटली की दूतावास के जरिए समरकंद होते हुए नेताजी पहले मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंचे। आखिरकार मार्च 1941 में सुभाष चंद्र बोस मॉस्को से बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी पहुंचे। जर्मनी में उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारतीय युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल करने की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस की जर्मनी से जापान पहुंचने की कहानी भी एक फिल्मी स्टाइल है। उन्हें पहले जर्मन पनडुब्बी से पूर्वी अफ्रीका के करीब मेडागास्कर के समुद्र तक लाया गया। यहाँ बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से उन्हें जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया गया। ऊपर की तस्वीर में सबसे बाईं ओर उसी पनडुब्बी के क्रू के साथ चश्मे में सुभाष चंद्र बोस नजर आ रहे हैं। नेताजी का निधन हुआ 76 साल हो चुका है, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। उनकी मौत को सच जानने के लिए 3 कमेटियां बनाई गई। 2 ने कहा कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई। तीसरी रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, तो हादसे में जान जाने की बात को कैसे सही माना जाए। उनके निधन के सालों बाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखे जाने का दावा किया गया। बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुका था। अंग्रेज नेताजी के पीछे पड़े हुए थे। इसे देखते हुए उन्होंने रशिया से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद किसी को फिर वो दिखाई नहीं दिए। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके साथ सवार बाकी लोग भी इस हादसे में मारे गए। इधर आजाद भारत की सरकार ने 3 बार इस घटना की जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसे का कारण बताया गया। 1999 में तीसरा आयोग मनोज कुमार मुखर्जी के नाम पर बना। इस आयोग की रिपोर्ट में ताइवान सरकार के हवाले से कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश की घटना नहीं हुई। इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दावा भी किया गया। नेताजी के निधन के बाद भी देश के कई हिस्सों में उनको देखे जाने के दावे किए जाते रहे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने की खबर तक आई। छत्तीसगढ़ में यह मामला राज्य सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिन गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दावा किया जाता रहा, उनके निधन के बाद उनके पास से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र, पत्रिकाएं जैसे लेख मिले। तो दोस्तों, आपने देखा नेताजी की मृत्यु या उनका गायब होना एक रहस्य बना हुआ है जो इतिहास में जिंदा है। ऐतिहासिक दस्तावेज विमान हादसे की ओर इशारा करते हैं, तो दूसरी ओर अनेक षड्यंत्र दृष्टिकोण में भी दम है। आपका क्या मानना है? क्या यह सच में दुर्घटनात्मक मृत्यु थी या कुछ और? नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।